प्रिय अधिवक्ता साथियों, सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम। कल के वीडियो में हमसे तिथि संदर्भित गलती थी। किसी अधिवक्ता साथी ने बाकायदे लिखा है कि सर आज 10 नहीं 9 तारीख है। बिल्कुल सही है बाबू, आप सही हैं। असल में आप सामान्य रूप से देखें तो व्यस्तताओं के चलते मस्तिष्क ये ख्याल छोड़ देता है कि यार सही तिथि क्या है। लेकिन आज है 10 तारीख और 10 तारीख के दिन ही मैंने ये तय किया है कि रात्रि में 9 से 10 अपने बीएसए का आखिरी और 30 टेस्ट की सीरीज की श्रृंखला में 9वां टेस्ट संपादित करवा ले जाऊंगा। धीमी गति से ही सही, लेकिन कोशिश यह है कि आपकी सीरीज में जो क्वेश्चन पेपर या प्रश्न आप तक पहुंच रहे हैं वह गुणवत्ता से परिपूर्ण हो, वो आपको लर्न कर सकें, वो आप में वह गहराई पनपा सकें जिससे आप में विधि को समझने और बेयर एक्ट को पढ़ने के तौर तरीकों में गुणात्मक सुधार हो सके। इस लक्ष्य को लेकर हमने सीरीज की है, चलाई है, चल रही है और बच्चे हर प्रश्न पत्र को लेकर अति उत्साहित भी रहते हैं। हमारे एक अधिवक्ता साथी हैं, पांडे जी हैं, नई उभरती प्रतिभा है, लेकिन है शख्स अभी सबसे कम एज के हैं, हमें लगता है सीरीज से जुड़ने वालों में। और उनका कोई आईटीबीपी का कोई एग्ज़ाम बता रहे थे शायद, उसमें उनको सक्सेस मिल गई है और मेंस दे रहे थे। ऐसे मेंस शायद कल संपन्न हुआ है और उन्होंने मैसेज किया कि सर हम इसी वजह से अभी हम टेस्ट कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, लेकिन करेंगे। उनका अपना एक आत्मीय लगाव है अध्ययन के प्रति और नए एज के बच्चे में होता ही है। वैसे नहीं चरितार्थ हो रहा है, क्या जूनियर डिवीज़न का रिजल्ट हो, क्या एपीओ वाला। कम एज के बच्चे ऊर्जा से संपन्न तो होते ही हैं नेचुरली, और इधर शैक्षणिक क्षेत्र में, खास करके विधि के शैक्षणिक क्षेत्र में एक अजीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। हालांकि ये चीज़ भयानक स्तर पर मेरे समय में थी। हमारी खुद की एलएलबी 2005-06 की है। उस दरमियान भी हम ये देखते थे कि सेमेस्टरों में पढ़ाई बिल्कुल होती नहीं है। प्रोफेसर जो पढ़ा भी रहे हैं वो अधकचरे नॉलेज वाले हैं, कहने को वो प्रोफेसर हैं, आता जाता उनको कुछ नहीं है। मतलब विभाग उनको ढो रहा है, किसी जैक के माध्यम से, किसी जुगाड़ से टीचिंग कार्य कर रहे हैं। बची खुची खसर यूनिवर्सिटी में राजनीतिक माहौल ले दे, चौपट कर दे रहा है। तो ये विरोधाभास जो मैं कह रहा हूँ ये इस तरीके से है कि एकेडमिक रूप से बच्चा उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कुछ गिने चुने कॉलेजों को छोड़ दिया जाए, अगर एलएलबी कर रहा है तो अगर उसमें व्यक्तिगत प्रतिभा नहीं है, संजोग बस उसको कोई स्पेशल गाइडेंस नहीं है, तो ये तय मानिए कि वो नाम की डिग्री लेके आएगा। और कंपटीशन का ककहरा सीखने के लिए अगर वो ईमानदार है, जिद्दी है, जिद्दी होना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो शुरुआती 2-3 विफलता के बाद निश्चित डाइवर्ट हो जाएगा। और प्राथमिक स्तर पर हो सकता है अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस झेलने की क्षमता नहीं है तो प्रैक्टिस शुरू कर दे। ऐसा होता रहा है। मैं जिस विरोधाभास की बात कर रहा हूँ कि इतने विरोधाभास के बावजूद, यानी जब एकेडमिक रूप से पढ़ाई बिल्कुल लचर है,
फिर भी जितनी आवश्यक सीट आती है, दृष्टांत के तौर पे मैं 2015 से सिविल जज जूनियर डिवीज़न के बारे में कहूँ, 2012 से ही कहूँ, 71-72 सीट 12 वाले बैच में, 13 वाले में 125, 15 वाले में भी 117-119 और ऐसे 16 वाले में, 18 वाले में 610, 22 वाले में तो आप जान ही रहे हैं 303। कुल मिला के ये जो सीटें आई हैं और 2 वैकेंसियों के बीच में कभी 2 साल 3 साल का अंतर, कभी क्रम से आ गई, जैसे 15-16 आ गई, 12-13 आ गई। इन सीट पर आने वाले जो नंबर आप देख रहे हैं, मैं नंबर बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ, उस नंबर के अकॉर्डिंग मजहर सुल्तान केस के बाद सीट का 10 गुना जितना क्वालिफाई मेंस के लिए करवाना होता है। इतने पर्याप्त बच्चे माननीय लोक सेवा आयोग को मिल जाते हैं कि ये पता ही नहीं चलता कि ऐसी कोई अव्यवस्था भी है क्या। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर 2012 बैच के जुडिशरी से समझते हैं। 2012 बैच में 72 सीट थी, यानी उसका अगर 10 गुना करें तो 1000 लड़के भी मेंस नहीं दिए थे। मुझे जहाँ तक याद आता है, मेरिट भी अच्छी खासी कट ऑफ गई थी। पेपर हालांकि बहुत टफ था। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि 2012 का लॉ का पेपर जुडिशरी की हिस्ट्री में सबसे सरल, और 2022 पीसीएस जे यूपी का प्रीलिम्स का पेपर सबसे इजी था। यह ऐसा तब कह पा रहा हूँ, 2022 वाला छोड़ दीजिए, बाकी सारे पेपर मैंने खुद फेस किए हैं। हालांकि चांस बचाने के चक्कर में मैं 2015 और 16 एग्ज़ाम में नहीं बैठा। 12-13 मैंने फेस किया, 6 फेस किया, 18 फेस किया, तो सारे पेपर का अवलोकन भी बार बार किया। वही मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर बाई चांस किसी कारण से अगर कोई अन्य बड़ी घटना नहीं घटती और 218 ही आ जाती है आपकी यूपीजे, और उसका आप 10 गुना कर लीजिए, तो 2000 समथिंग 2200 लड़के, 100 सीट पर 1000, 100 सीट पर 1000, और जो थोड़े से और 2200 लड़के मेंस लिखेंगे। आप इमेजिन करें, यूपी का एग्ज़ाम देने के लिए यूपी के किसी शहर में आपको नौकरी करनी पड़े, तो यहाँ क्षेत्रवाद काम नहीं करता, बिहार में काम करता है। अभी समझाता हूँ कैसे। उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में, हम कहते हैं एकदम खस्ता हाल श्रावस्ती, खस्ता हाल बलरामपुर में, या उत्तर प्रदेश के समृद्धशाली गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, सहारनपुर, इन शहरों में प्रैक्टिस करने को या ड्यूटी करने को मिले, तो किसी भी स्टेट का अधिवक्ता हो, अगर वो इस पेशे में अभिरुचि रखता है तो फार्म अप्लाई कर देता है। इसको और व्यवहारिक सच्चाई के तौर पे बताऊं, जो दिल्ली में रह के किसी भी कोर्ट में, कड़ाकुमा, तीस हजारी, कोई हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी अगर प्रैक्टिशनर्स है, तो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी को वो साइड ऑन नहीं करता जैसा कि बिहार की कर देता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिमी जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ के बच्चे बिहार जाना नहीं चाहते। ये चीज़ उत्तर प्रदेश के साथ नहीं होती। इसीलिए क्या 2018 के बाद पीसीएस हो, यहाँ तक कि जूनियर डिवीज़न हो, और हद तो तब हो गई कि एचजेएस हो। 2020 में अच्छी खासी संख्या है जो हरियाणा और पंजाब के बच्चों को अवसर प्रदान करती है। आप यहाँ कह सकते हैं कुछ प्रत्यक्ष कारण के चलते, लेकिन सच्चाई यही है कि वो पीसीएस में सक्सेस पा रहे हैं, तो ऐसे नहीं पा रहे हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि ये सारी बातें कैसे कनेक्ट होती हैं। जहाँ से मैंने शुरू की वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। कैसे ये पता नहीं चलता कि कंपटीशन के लेवल पर इतना घटिया शिक्षा उत्तर प्रदेश के लॉ कॉलेज दे रहे हैं।
इन बच्चों का कोई अवशेष तक नहीं पता चलता। और आप हैरान होंगे ये आंकड़ा सुनकर, 99% LLB करने वाले कहीं धूल में गुम हो जाते हैं, धूल धूसरित हो जाते हैं। इनका मतलब अवशेष ही नहीं बचता। इसमें से 2% तो ऐसे हैं जो LLB करने के बाद B.Ed करते हैं और टीचिंग लाइन में सक्सेस खोजते हैं। तो आखिर ये सिटिया पे जा कौन रहा है? 3 जगह से। एक समय हमारे तक आप मान लीजिए गोरखपुर, अब नहीं, एक समय तक गोरखपुर था। ये ज़माना था 1994 से लेके 2003-4 तक। हमारे समय से ही ढहा गोरखपुर और एकदम ढह चुका है। BHU और लखनऊ, उत्तर और इलाहाबाद को आप कह सकते हैं, लेकिन ये तथाकथित इलाहाबाद भी कम अपवाद के दायरे में अब नहीं है। क्या वो कहते हैं जो 5 साल की LLB लॉ ऑनर्स डिग्री देता है या त्रिवर्षीय कोर्स हो आपका, आप अगर कायदे से परिशीलन पे उतर आएँ, जैसे अभी जस्ट जो नियर नज़दीक में वैकेंसी रही 2022 वाली, उसका अगर स्टेट वार कोई ऑडिट रिकॉर्ड निकालें तो आप पाएंगे कि अनदर स्टेट के लड़के, यहाँ तक कि बिहार के लड़के भी यूपी में जूनियर डिवीज़न की पोस्ट पाए हैं, किसी पेशे में रहते भी पाए हैं। ऐसा भी है कि वो जुडिशरी का पेशा नहीं है फिर भी पाए हैं जुडिशरी में। और जैसा कि मैंने कहा पंजाब हरियाणा, वहाँ के भी बच्चे पाए हैं। तो 2 ट्रेंड बढ़ा हर अगली परीक्षा में। 2006 के बाद कुछ ज़्यादा रहा 12 में, 12 के बाद कुछ और ज़्यादा रहा 13 में, ऐसे चलता रहा। और अब इस समय रेशियो क्या है? 80-20, 75% सिलेक्शन नॉर्मली यूपी जुडिशरी में इंग्लिश मीडियम का हो रहा है। इसी का असर है कि नए बच्चे अधिकतर जो जिनको गाइडेंस मिल रही है वो अपना माध्यम इंग्लिश ही रख रहे हैं, परिणाम कुछ भी हो। ठीक भी है, मैं इसको सही मानता हूँ। आपने देखा कि आपके APO के सिलेबस में भी 50 नंबर के साथ इंग्लिश ने एंट्री मार दी है। इसका एक कारण है पितृसत्तात्मक विभागीय व्यवहार, या कह सकते हैं आनुवांशिकी को प्रोटेक्ट करता हुआ विभागीय व्यवहार। विभाग में, चाहे वो हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति हो, चाहे डबल बेंच में बैठता हो, चाहे सिंगल में, हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार हो, नीचे स्तर पर जिला कचहरियों में जिला जज हो, उसका अपना व्यक्तिगत परिवार हो, उसका स्टोनो हो, उसके नज़दीकी कलीग, उसके वर्कर हो, अपर जिला जज साहिबान हो, ACGM साहब, CGM साहब को, कोई XYZ, इनके टच में, इनकी अपनी पर्सनल फैमिली में जो बच्चा आगे बढ़ता है इसी फील्ड में, तो वो तो ये चाहेंगे ही ना कि परीक्षा इंग्लिश मीडियम में ही हो। इसका भी असर है। तो जो नियमावली बदली जा रही है वो होरी नहीं बैठा है विधानसभा में। वो जो IAS IPS अफसर हैं वो सब के सब लगभग मान के चलिए, इस समय स्थिति उत्तर प्रदेश की ये है कि 98% योगी जी के इर्द गिर्द इंग्लिश मीडियम वालों की भीड़ है। तो जब नियम पास होता है तो हिंदी के साथ सहानुभूति बची नहीं है, इसलिए परसेंटेज रेशियो और सिलेक्शन रेशियो बढ़ते हुए दिन के साथ घटता जाता है। मैंने इसीलिए आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR का पूरा परिक्रमा करवा दिया ताकि आप ये समझ पाएं कि 2012 में जिन 700 समथिंग लड़कों ने एग्ज़ाम दिया था, उन 72 में से 80 से ऊपर % उत्तर प्रदेश के ही लोगों ने सीट ली, लेकिन उन लोगों ने ली जिन्होंने अपना माध्यम इंग्लिश रखा था। ये आपको समझने में अब सुविधा होगी। अनदर स्टेट का बच्चा, खास करके पंजाब हरियाणा में, इंग्लिश मीडियम ही है, वहाँ तो हिंदी का कोई का नहीं पता चलेगा। पटना में अगर बिहार हायर जुडिशरी फेस करने आप जा रहे हैं, आपको हिंदी शब्द मिलेगा ही नहीं फ्री में। ये तो उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ खंडपीठ में, मुझे इस समय कोई अग्रवाल साहब करके थे, जिन्होंने केस दायर कर दिया था कि हिंदी में प्रीलिम्स का पेपर क्यों नहीं आता यूपी में, HJS में। तो 2018 फर्स्ट पार्ट से वो पहला एग्ज़ाम था कि जब हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स का पेपर हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध हुआ। लेकिन ये केवल उपलब्ध हो गया, चयन के स्तर पर
2018 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 2020 जो 4 बार परीक्षाएं हुई, और कुल मिला के 150, मोटा मोटी हिसाब ले लेते हैं, 150 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सीधी भर्ती से बनाए गए, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर हों, चाहे नॉन जुडिशियल ऑफिसर हों, चाहे वो प्रैक्टिशनर्स हों, चाहे कोर्ट साहब हों। इन सारे लोगों में 60-40 का नहीं, 75-25% का रेशियो रहा। 75% इंग्लिश मीडियम, 25% हिंदी मीडियम। ऐसा नहीं है कि किसी बैच में नील रहा, या ऐसे ही जो सामने आपको वैकेंसी हम लोगों के रिजल्ट आने वाला है, आज ही आ जाए, सोमवार है, आज ही आ जाए तो कोई ताजुब नहीं। मैं उम्मीद करता हूं सोम से शुक्रवार तक माननीय उच्च न्यायालय को अब देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा वो हो रहा है जो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे मिलेगा भी कि नहीं। उनका दोहरा घाटा हो रहा है। हम ये पूरा वृत्तांत 15 मिनट इसलिए आपको सुनाए कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो क्या आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप हायर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी चुनौती इंग्लिश वाले से 50 गुना अधिक है। और आपकी पढ़ाइयाँ कहाँ हुई है? हिंदी मीडियम वालों, जो मैंने उत्तर प्रदेश के 4 कॉलेज बताए उनको छोड़कर अगर हुई है तो आप पे गाज गिर रहा है। मतलब आपके सिलेक्शन ना पाने के 99% संभावना। उसको अपने कड़ी मेहनत से, अच्छे गाइडेंस से, अच्छे कोचिंग संस्था से जुड़कर किसी प्रकार अच्छे गाइडेंस से ही परिवर्तित कर सकते हैं, और कोई चारा नहीं बचा। एक तो लौकी है तितलौकी, दूसरे चढ़ी नीम की डाल। एक तो इतनी लचर व्यवस्था कि बिल्कुल एकेडमिक रूप से केवल सीरीज के बदौलत आप एकेडमिक परीक्षा पास कर रहे हैं और सोचते हैं एलएलबी करने के तुरंत बाद आपको रैंक मिल जाए, कट ऑफ में आ जाए। नहीं संभव है। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया, एक तो लौकी है तितलौकी, दूसरे चढ़ी नीम की डाल। इसी के समानांतर एक और कहावत है, कोढ़ में खाज। ये जो कोरोना आया 20 से 22 तक रहा, इसमें जो 3 साल के एलएलबी हुए एकदम फटे हाल एलएलबी है। और आप सोचिए, आपको जो एग्जाम है 24 में वैकेंसी आई, आप लोगों ने 25 में आई, आप लोगों ने फार्म भर दिया। ये बच्चे जो इतना फोकट का एलएलबी करके आए थे, ये सीरियस नहीं रहे। ये 24-25 को इन्होंने यूं ही गंवाया है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, भले एकेडमिक रूप से वो कोरोना में ही उनको कृपांक दे के पास कर दिया गया, लेकिन वो सीरियस हुए, उनको गाइड किया गया, वो किसी गाइडेंस में आए कि हाँ बात तो सही है, अगर हम ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी। इसके लिए उन्होंने अपने स्तर पर जितना उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है प्रयास किया, और वो अभी इस स्थिति में हैं कि चाहे हमारी सीरीज से जुड़े हैं या किसी अन्य शिक्षक के सीरीज से जुड़े हैं, बेहतर कर पा रहे हैं। यहाँ प्रयागराज में एक सिद्दीकी सर हैं, वो भी अपना पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा उनका गाइडेंस है। लेकिन मैं देखता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा जिम्मा उठाया। मैंने देखा उनके जिम्मे में ये है कि वो बच्चे को डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि बताओ क्या पढ़े तुम। अब ये खूबी जो बच्चा बोलता है पता चल जाता है, वो तो ऑलरेडी टीचर हैं तो उनको तो पता ही चल जाएगा। लेकिन और लोगों को ये समझ में आ रहा होगा ये किस किस एकेडमिक रूप से पढ़ के आया है, ये कितना कॉन्फिडेंट है। ये एक ऐसी चतुर्दिक सुधार की हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, ऐसा कहने का मतलब ये ना समझ लें कि इंग्लिश मीडियम में पूरा आवारा गर्दी करते हुए आएंगे, मटर गश्ती करते हुए आएंगे, बड़े बाप की औलाद हैं, आपके पिताजी जज साहब हैं, तो आपके साथ अलग ढंग का व्यवहार होगा। हाँ, करप्शन हो तो मैं नहीं कह रहा, और मैं करप्शन के संदर्भ में यहाँ बोलता नहीं। मैं सिर्फ कह रहा हूँ अगर ईमानदारी से संस्था काम कर रही है तो आपके साथ भी वही सलूक होगा जो लचर व्यवस्था के अंतर्गत हिंदी माध्यम में बेहूदे ढंग से एकेडमिक पढ़ाई किया है। आपको भी ये दंड भोगना पड़ेगा। ज़रूरत क्या है? इसलिए इस चीज़ को, यानी एलएलबी करके जस्ट आए हैं, हमारा चैनल रोज़ सुनते हैं, तो हाथ पे हाथ रख के बैठे ना रहें, हमारे सुनने का रस ना उठाएं, इसका कोई मतलब नहीं। इसमें उन साथियों के लिए प्रेरणा शक्ति का काम करते हैं
ये बातें उन सब के लिए ज़्यादा सार्थक हैं जो ऑलरेडी कंपटीशन में अपने सिलेक्शन के लिए परेशान हैं। शिद्दत से वो हाथ पांव मार रहे हैं, कहीं सीरीज ज्वाइन रखा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। उनको तो स्वाभाविक संवर्धन, ज्ञान संवर्धन और तमाम सावधानियों की जानकारियां तो मिल ही रही हैं, लेकिन मूल लक्ष्य उनके प्रति भी है जो बिल्कुल ऐसे भोले भाले बन के आए हैं और डिग्री लिए खूब खुश हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, AIBE का एग्ज़ाम भी किसी प्रकार पास हो लिया है, फूल के कुप्पा है कि अब की बार तो हमारा सिलेक्शन हो गया। इससे नहीं, डेप्थ लाने के लिए जब मेरे सीरीज से बच्चा जुड़ता है तो वो खुद स्वीकार कर रहा है। हमारी प्रयागराज से एक अधिवक्ता बहन है, उसने बड़ा अच्छा कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छी उसकी बात लगी कि सर आपकी सीरीज ने मुझे विवश कर दिया कि मैं बेरेक्ट ढंग से पढ़ूं। ये काम प्रोफेसर का होना चाहिए। वो सियालदा जम्मू एक्सप्रेस की तरह आ गए, धारा प्रवाह शुरू हो गए, 90% इंग्लिश में बोला, हिंदी का कदा कदा कहीं लग जाया। हिंदी वाला ऐसे हलाल होता है कोचिंग संस्थाओं में जैसे बकरे को काट दिया जाता है। तो ये वीडियो आप जानते हैं चैनल पे हमारी अच्छी खासी संख्या अगर इंग्लिश मीडियम की है तो हिंदी की कम नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो जानबूझ के बोला हूँ कि आप लोग आने वाली परीक्षाओं में अपनी संजीदगी को समझें, अपनी चुनौती को स्वीकार करें। अगर आप सक्सेस की सोच रहे हैं अपने स्टेट झारखंड बिहार हिंदी भाषी बेल्ट में ही मैं कहूँ, अगर सोच रहे हैं तो भी आपको टक्कर, चुनौती, आपको लगभग साइड ऑन कर देने वाली स्थिति में इंग्लिश मीडियम का ही स्टूडेंट खड़ा मिलेगा। आपकी ही सीट वो हथिया लेगा। इसी APO का रिजल्ट बिल्कुल पलट जाने वाला है। वो 50 नंबर में हिंदी की तो बतिये नहीं कर रहा, हिंदी इंग्लिश वाले को आती है, हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं आती। वो इतने कम नंबर लेके आएगा कि जैसे आप जानते हैं जूनियर डिवीजन में जब 200 नंबर की इंग्लिश हुआ करती थी तो किसी को 7 नंबर, किसी को 5 नंबर, किसी को -4 नंबर। आप यकीन करें हिंदी मीडियम का लड़का ला में बहुत अच्छा लिख रहा है, लेकिन लैंग्वेज के पेपर में उसकी ऐसी तैसी हुई जा रही है। ये चीज़ हायर जुडिशरी में जो 50 नंबर का लैंग्वेज और 50 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज GK रखा है पहले पेपर, उसमें अगुवानी माननीय उच्च न्यायालय अब की बार स्वयं करने जा रहा है। आपका स्वागत। अगर हिंदी मीडियम से आप उच्चतर न्यायिक सेवा का मेंस देने जा रहे हैं तो सनद रहे आपका पहला और सभी का पहला लैंग्वेज और GK वाले पेपर में कायदे से अगुवानी होगी। होता ना, शादी विवाह चल रहा है इस समय, दुल्हा राम की अगुवानी होती है। जो नया नया शादी करने के लिए जा रहा है, जिसके घर में ताकत है वो अपना ताकत दिखाएगा, लेकिन अगुवानी का अलग मजा है, इसी में मारपीट भी हो जाती है। कितनी शादियां तो इसी अगुवानी की स्टेज पर FIR में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आपकी परीक्षा की अगुवानी, खास करके उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश का मेंस 2023, जो हमें ऐसे लगता है कि अब शायद नए वर्ष में ही संभव है, उसका स्वागत आपका ऐसे ही होगा। यह वीडियो यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि अगर हिंदी मीडियम में आप हमको सुनते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी सुनते हैं, तो अपने सिंसियरिटी को, अपने बेनिफिट पॉइंट को समझें कि आप में ये प्रिविलेज है, तो क्यों ना हम और बेहतर करें। गिरी सर सही कह रहे हैं। इसमें कोई भी बात मैं किसी भी माध्यम वाले स्टूडेंट को नीचा दिखाने या किसी माध्यम वाले स्टूडेंट को ऊंचा दिखाने के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा। यह वह यथार्थ है जिसको बच्चे तब जान पाते हैं जब वो 10 जगह मेंस देने जाते हैं और सक्सेस नहीं पाते, राज भी नहीं समझ पाते कि बात क्या है। नए बच्चे खासकर जो प्रयागराज में, गांधी बिहार में, नेहरू बिहार में, जयपुर में, कोटा में, हरियाणा के प्रसिद्ध शहरों में जहां लॉ कॉलेज हैं, पढ़ाया जा रहा है, अच्छा ढंग से गाइड किया जा रहा है, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, देहरादून में हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जान रहे हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। लेकिन वो भी ये डाटा, ये पूरी बात सुनकर ये बात से सहमत होंगे कि वाकई में अगर हमें प्लस पॉइंट है तो हमको और कहाँ करने की ज़रूरत है, और अगर हमारे में पूरा माइनस है तो हम क्या डिसीजन लें, इस पर था। बचे हुए 4 मिनट 6 मिनट, आइए एक महत्वपूर्ण जो एक गवाही होती है कोर्ट में, आप जान रहे हैं आपका APO की नौकरी का मूल फंडा 80% वर्क केवल गवाही करवाना है। आपके मुकदमे में पहली ड्यूटी यही लगेगी, इसी वहाँ से जैसे ही मुरादाबाद से छुट्टी पाएंगे आप,
जैसे फील्ड में वर्क करने जाएंगे तो आपको पीओ साहब डांटेंगे कि बयानात हुए कि नहीं हुए। तो उसके लिए जो 124 व्यवस्था थी, 118 से 34, वो धारा 124 हो गई है बीएसए में। उसको संकेंद्रित करके कुछ व्यवहारिक पक्ष मैं आपके सामने रखूँगा जो आपको किताबों में नहीं मिलता या आप व्यवहारिक रूप से नहीं जानते। साक्षी के प्रकार में आता है तो मैं कुल 22 प्रकार के साक्षियों का, जो कोर्ट की भाषा में और न्यायाधीश महोदय जब जजमेंट लिख रहे होते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। खास करके जो प्रैक्टिशनर्स होंगे वो मैं एक श्रेणी क्रम में इसको नोट कर लिया हूँ जिससे कोई चीज़ छूटे ना, और आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि अगर आप बीएसए पढ़ रहे हैं, चाहे खुद से या किसी के द्वारा गाइड होके, तो इन टर्म्स पे भी ध्यान दें। हालांकि ये मैं जितना बोलूँगा हिंदी में बोलूँगा, इसका इंग्लिश वर्जन नहीं बोलूँगा। आप केवल इतना ध्यान दें, अगर आप कायदे से इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं तो ये हिंदी मीडियम से भी कैच कर लेंगे। स्वतंत्र साक्षी एक अलग टर्म है, इसकी अलग बातें हैं। प्रत्यक्ष साक्षी, इच्छुक साक्षी, मैंने इसको मेंस के टेस्ट सीरीज में रखा था 2022 वाले में। इच्छुक साक्षी से क्या मतलब है? शत्रुतापूर्ण साक्षी, पक्षद्रोही, ये तो होस्टाइल आपको सबको पता होगा। इसका सेक्शन नंबर इस बार बीएसए में क्या है? 158 है, 154 था उसमें, ये आप पूरा बारीकी से पढ़ के जाइएगा। चोटिल साक्षी, इसको और व्यवहारिक कहें चुटहिल, चुटहिल कचहरी में कहते मिलेंगे आपको। संजोगी साक्षी, मूक बधिर साक्षी, 119 एविडेंस एक्ट, उसके नए सेक्शन को, ये जो बोल रहा हूं इससे जुड़ा जो भी सेक्शन हो वहां से 100% आपको सवाल मिलेगा। प्रशिक्षित साक्षी, सुना सुनाया साक्षी, हेरसे एविडेंस। पुलिस साक्षी, अब लीजिए, विशेषज्ञ, एक्सपर्ट विटनेस। अभियुक्त साक्षी, कहते हैं अभियुक्त का बयान, एक स्पेशल आप लोग कमेंट करेंगे, अभियुक्त का बयान सीआरपीसी के किस सेक्शन के तहत दर्ज करवाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे भी पता चलेगा कि आपने हमारा वीडियो लगभग 27 मिनट तक पूरा ईमानदारी से सुना है। कमेंट करना है आप लोगों को, अभियुक्त का बयान किस सीआरपीसी के सेक्शन में भी लिखना है और BNSS वाला भी लिखना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि HJS देने वाले हमारे स्टूडेंट भी इसको सुनते हैं, वहाँ दोनों ला है। आप झारखंड APO देने जा रहे हैं 20 दिसंबर को, वहाँ भी पुरानी और नई दोनों ला है, वहाँ तो पुराना ही रखा है, इसलिए पुराना एकदम मैं काट नहीं दे रहा हूँ। इसलिए आप CRPC में भी लिखेंगे कि वो कौन सा सेक्शन है, अभियुक्त का बयान, और ये BNSS में भी, ठीक है। तो हो गया अभियुक्त साक्षी। विशेषाधिकार साक्षी 16वां, चक्षुदर्शी चश्मदीद गवाह। इसका चक्षुदर्शी का और आसान कचहरी भाषा, चश्मदीद कोई है। समयी साक्षी, साक्षी के रूप में बंदी। हितबद्ध साक्षी, ये भी मैंने अपने टेस्ट सीरीज में रखा था, हितबद्ध और वो इच्छुक। अक्षम साक्षी, बरामदगी गवाह। ये इतना 22 प्रकार के साक्षियों का जो मैंने नाम लिया, मेरे अधिकतर अधिवक्ता साथी चाहे इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों, शायद ही उनको कोई किताब, कोई वेयर एक्ट ये चीज़ खोल कर बताए। ये कब पाला पड़ता है? जब आप कम से कम 5 साल क्रिमिनल मुकदमा कचहरी में धूल फांकते हैं तो आपको ये टर्मिनोलॉजी सीनियर भी नहीं बताता। सीखना आपको खुद से पड़ता है। प्लेंट तैयार कर रहे हो तो भी, जजमेंट कोड कर रहे हो तो भी, चार्ज फ्रेम कर रहे हो तो भी आपको इससे दो चार होना ही पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना। आप सभी लोग आज के वीडियो से कितनी अच्छी लगी, कैसी लगी, कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे द्वारा चलाए जा रहे हायर जुडिशरी जूनियर डिवीज़न APO के प्री मेन सीरीज कोर्स क्लासेस से कोर्सेस से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुन लीजिए, 7705090393। ये बगल में ब्लू लाइन से लिखा हुआ है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल डेडिकेटेड है जुडिशरी में सक्सेस पाने के लिए, अभियोजन में सक्सेस पाने के लिए, विधि के क्षेत्र में तैयारी कर रहे
हिंदी माध्यम व इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए